पूरा ये प्लान होगा कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लगाए गए और उसके बाद इमरान खान ने कहा था कि ये एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जो बाद में कहेगा ये जी मजहबी मामला था। इमरान खान ने यह भी दावा किया कि हमलावर नवीद तरबियत याफ्ता था, जिसका वीडियो बयान DPO गुजरात ने रिकॉर्ड करके मुखालिफ सहाफ़ियों तक पहुंचाया। मैं तो कहता था ये गवर्नर साहब ने ये गलत लिखा है, तो अदालत ने भी तकरीबन उसके साथ का ही फैसला दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इमरान खान हमले की तहकीकात पर उठते सवालात, पंजाब में सियासी मैच के सनसनीखेज लम्हात और अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वजीराबाद में होने वाले हमले की तहकीकात पर सवाल उठा दिए हैं। इनका दावा है कि जैसे पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान मरहूम के कातिल को मौके पर मार कर साजिश करने वालों को बचाया गया, इसी तरह वजीराबाद में हमलावर नवीद को भी मौके पर मारना स्क्रिप्ट का हिस्सा था, मगर नवीद के सामने मौज़म गोंदल आ गया और नवीद की जान बच गई। इमरान खान ने यह भी दावा किया कि हमलावर नवीद तरबियत याफ्ता था, जिसका वीडियो बयान DPO गुजरात ने रिकॉर्ड करके मुखालिफ सहाफ़ियों तक पहुंचाया। इन सहाफ़ियों ने इस बयान को वायरल करके इस हमले को मजहबी रंग देने की पूरी कोशिश की। इमरान खान सरापा सवाल थे कि साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का सरबराह होने और सूबे में अपनी हुकूमत के बावजूद इनकी FIR दर्ज क्यों नहीं हो सकी। कहा कि JIT की मालूमात PTI मुखालिफ एंकर को क्यों दी गई, क्यों FIR कटने नहीं दी गई। इमरान खान का कहना है कि इस सारे वाक़े के पीछे पंजाब हुकूमत नहीं कोई और था जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इमरान खान ने कहा कि वज़ीराबाद वाक़े में नवाज, शहबाज और जरदारी से ताकतवर लोग शामिल हैं। बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ, ये वो लोग हैं जिन्हें हम अपने मुल्क और कौम का मुहाफ़िज़ समझते हैं। इनकी वजह से ही FIR दर्ज नहीं हुई और ना ही शफाफ तफ्तीश हो सकी। इन्होंने सवाल किया कि हमारे मुल्क के मुहाफिज इस साजिश में कैसे शामिल हो गए, क्या इन्हें मुल्क की कोई फिक्र नहीं है। इमरान खान का मुखातिब कौन है, इनके उठाए गए सवालात का जवाब कौन देगा। इसी से आगाज़ करेंगे। सिद्दीक जान मेरे साथ है। सिद्दीक, इमरान खान साहब ने तो बहुत बड़े बड़े सवालात उठा दिए हैं। आज हम देख रहे थे जिस तरह पाक पर सरकारी TV पर बाकायदा मुल्जिम के वकील की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर की जा रही है और उसको एक और रंग देने की कोशिश हो रही है। लगता तो यह है कि पसे पर्दा बहुत सी कुव्वतें हैं जो अब तक नहीं चाहती कि असल हक़ाइक़ सामने आए। देखें, आपने बिल्कुल अदालती ज़बान में, कानूनी ज़बान में उनको मुल्ज़िम कहा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो मुल्ज़िम जो है वो इतराफ़ी बयान दे चुका है, वो ये बात मान चुका है कि हाँ वो हमला आवर है, हाँ वो इमरान खान को कत्ल करना चाहता था, हाँ वो कातिल है। और उस कातिल के वकील, और वकील करना सबका राइट है, चाहे वो कातिल ही क्यों ना हो, उसका राइट है, आइन कानून उसको यह हक देता है। लेकिन जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस PTV पर चलाई गई, इससे इमरान खान के उन तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात की तस्दीक होती है, तौसीक होती है जो वो मुसलसल कह रहे हैं। इससे पहले भी आप देखें इमरान खान साहब जिस तरह उन्होंने बताया था कि ये पूरा ये प्लान होगा कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लगाए गए और उसके बाद इमरान खान ने कहा था कि ये एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जो बाद में कहेगा ये जी मजहबी मामला था। आपने देखा क्या हुआ, वहाँ पर भी ये हुआ कि PTV पर लाइव दिखाई गई, जावेद लतीफ़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ स्पेशल वीडियोज़ तैयार की गई और वो हुकूमत की तैयार करता नहीं थी, पता नहीं वो कहाँ तैयार हुई हैं। कुछ वीडियोस तैयार की गई और वो वीडियोस जो हैं वो सहाफ़ियों की दी गई, उन्होंने ट्वीट्स किया और इमरान खान के ऊपर तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा, तौहीन अहले बैत, ये सारे इल्ज़ामात इमरान खान के ऊपर लगाए गए। और ये इल्ज़ामात लगाने के बाद ऊपर टाइटल ये लिखा गया कि क्या कोई मुसलमान ये बर्दाश्त कर सकता है। वाज़े तौर पर एक तरह से उकसाया गया, मजहबी जज्बात को भारा गया, कट करके वीडियोस ऑडियोज को चेंज करके और पूरा एक तौहीन मजहब का केस बनाकर और उभारा गया जो मजहबी जुनूनी लोग हैं उनको कि वो ये करेंगे। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये पूरा करके उसके बाद ये तयशुदा मनसूबे के तहत हमला करवाया गया। लेकिन हुकूमत के दो इकदाम, एक तो इन्हें मजहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लाइव दिखाना PTV पे, फिर फैसल बॉर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस PTV पे दिखाना, और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाकर हुकूमत ये बात साबित कर रही है कि बिल्कुल वो इसके पीछे हैं और ये पूरा एक प्लान मामला था। अच्छा नूर आरफीन, एक वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दों का उस तरह मौक़िफ़ ना, इनको ग्लोरीफाई ना किया जाए, तो क्या सरकारी टेलीविजन पर इस तरह से एक मौक़िफ़ उसका देना चाहिए? पाकिस्तान में ये सब है जहां पर इमरान खान की तकरीर नहीं चल सकती। किसका मौक़िफ़ देना, जरा वजाहत करेंगे? मुल्ज़िम का जहां पर जी मुल्ज़िम का मौक़िफ़, और फिर ये कहना जी हमला हुआ ही नहीं है, ये सब स्टेज था,
इमरान खान को तो गोली ही कोई नहीं लगी, खुद ही मार दी या कहीं से चल गए, तो ये सब मौका देना या टेलीविजन पर चलना जिस तरह फैसल वाडा की थी, तो इससे शुकूक व शुबात तो आते हैं। नहीं तो अटैक करना सिर्फ इमरान खान का हक तो नहीं है, सामने वाले भी, उसके पास भी तो इन स्विंग यॉर्कर या मतलब कोई और टेक्निक उसके पास भी मौजूद है, वो खेल रहा है, ठीक है, बल्ला सिर्फ इमरान खान के पास तो नहीं है। लेकिन आप समझ रहे हैं ये बड़ी बात है, ख़त्म हो गई बात भाई। बात यह है कि अपोजिशन का काम है हुकूमत को धूल चटाना और हुकूमत का काम है अपोजिशन के ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें करना, लेकिन इन दोनों के, अपोजिशन और हुकूमत के मिल करके वो काम नहीं है जो दुनिया भर में होता है, और वो है आवाम को सर्व करना। अभी देखिए कितनी खूबसूरत बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक ही जुमला मैंने सुना, बाकी मैं तो सुनता नहीं हूँ, आपको पता है। जनरल बाजवा मेरी जान लेना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो है वो लोगों की हिफाजत कर रही है। अच्छा, एक आर्मी हिफाजत कर रही है और आर्मी चीफ एक आदमी की जान, यानी लोगों का जो लीडर है सबसे बड़ा, उसकी जान लेना चाह रहा है, ये कैसे मुमकिन है? एक ही जगह इस तरह साथ निभना है दुश्वार सा, तू भी तलवार सा मैं भी तलवार सा, शाम तक कितने हाथों से गुजरूंगा मैं, चाय खानों में उर्दू के अखबार सा। आपने इस वक्त सिटिंग DG-ISI हैं जनरल नदीम अंजुम साहब, आप लोग जानते होंगे यकीनन, उनका नाम लेकर के जलसे में OADG कहा था, वो तो अभी भी मनसब पे हैं। बहुत कुछ हो सकता था, कुछ भी नहीं है, सामने ही है ना सारी चीज़ें। तजादात हर तरफ हैं, ढूंढने वाले की निगाह होनी चाहिए, ढूंढने वाले की निगाह होनी चाहिए। और जहाँ तक आपने जिस बात की तरफ इशारा किया, उस मुल्जिम को देख करके मतलब तरस ही आता है बेचारे पर, और इस मामले पर भी तरस आता है, क्योंकि पाकिस्तान में इससे ज़्यादा बड़े बड़े मामलात हैं जिनकी तरफ सिद्दीक जान पिछले 2-1 प्रोग्रामों में इशारा कर चुके, आप उसके बारे में बात कर चुके। वो साद रफ़ीक वाली जो स्टोरी आपने सुनाई थी, सिद्दीक जान ने जितने लोगों के बरसरे बेरोज़गार होने पर नोहा किया था, मेरा ख्याल है स्टोरीज तो ये हैं, इमरान खान को गोली लगी या छर्रा लगा उससे सानू की, इमरान खान इस वक्त बाकायदे हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी शिकस्त उनकी वो है कि उनका अपना वज़ीर आला होने के बावजूद, हालांकि वो वज़ीर आला उनका अपना नहीं है, वो जो है वो उन 3 लोगों के ख़िलाफ़ जिनके बारे में उन्होंने तरह तरह के नए मुखफ़्फ़ ईजादात की और जलसे में उनका नाम लिया, अच्छा, उन पर वो FIR नहीं कटवा सके। और मेरा ख्याल है कि अवामी मफाद का ये मामला है भी नहीं, इसीलिए वो कह रहे हैं ना कि जी ये इनके ऊपर से बात है, जरदारी या ये और कुव्वतें हैं जो ये सब नहीं होने दे रही हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद हम टॉप स्टोरी पर आते हैं। हमें ज्वाइन किया है स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान साहब ने। इस वक्त पंजाब सियासत का महवर बना हुआ है और एतमाद लेने का मामला है, बड़ी मुश्किल भी कहीं कहीं तहरीक इंसाफ के लिए नज़र आ रही है कि कुछ लोगों के ज़मीर जागने का वक्त है, इस तरह की खबरें भी हैं। सिफ्तैन साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये जो वोट लेने का मामला है, एतमाद का वोट, अब इमरान खान साहब ने जाहिर है कि आपको भी जिम्मेदारियां सौंपी होंगी, कितने पुरएतमाद हैं आप इस मामले में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जितने भी सारे प्रेशर्स के बावजूद आप ये देखें कि PTI के लोग जो डट के खड़े हैं वो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो है इमरान खान का नैरेटिव, वो है इमरान खान का वो बयानिया एब्सोल्युटली नॉट वाला कि हम अल्लाह के अलावा किसी की ग़ुलामी में नहीं जाना चाहते और अल्लाह के अलावा किसी की ग़ुलामी भी हमें कबूल नहीं है। ये लोगों के दिलों में ये नैरेटिव घर कर चुका है, ये लोगों के जहनों में बैठ गया है। इस वजह से और फिर बीइंग स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब और हमारे जो पार्लियामेंट्री हमारी पार्टी है, फिर हमारे जो चीफ विप हैं उनके साथ भी राब्ता, अभी भी मीटिंग्स चल रही हैं। इंशाअल्लाह वी आर 100% कॉन्फिडेंट कि हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब भी लेना होगा इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करेंगे और हम ले लेंगे। सही। सिफ्तैन खान साहब, ये 2 MPs ख़वातीन MPs, एक जिनमें से मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन की तरफ से नामजद हैं जो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्त पर सईदा ज़हरा नकवी, और उस हवाले से अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगी। तो आप जब 2 MPs आपकी ख़वातीन वाज़ेह तौर पर कह चुकी हैं कि एतमाद का वोट वो नहीं देंगी, तो ये मिशन इम्पॉसिबल नहीं लगता परवेज़ इलाही साहब का एतमाद का वोट लेना? अच्छा, जहाँ तक एक खातून का ताल्लुक़ है मोमिना, जो उनका ताल्लुक़ है, तो उन्होंने कल बल्कि न्यू चैनल पे मेरा और उनका हो टाकरा, तो उनका तो व्यू पॉइंट कुछ नरम था, बट मैं उनके बारे में क्लैरिटी से बात नहीं कर रहा। बट जो दूसरी है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन,
उन्होंने ये कहा है कि हम पीटीआई इमरान खान के बयानिए के साथ हम क्लियर खड़े हैं, बट चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मेरा ख्याल है आज रात या कल सुबह तक इंशाल्लाह वो दूर हो जाएंगे। तो अब पीछे रह गई सिर्फ एक मोमना वहीद साहिबा, तो वो भी मुझे अंदाज़ा है कि शायद वो भी क्लियर हो जाए। और उसके बदले में आज अभी बिलाल वड़ाइच जो कि पिछले जब हमज़ा साहब ने ये बनाई थी 36 आवर्स की कैबिनेट, उसमें बिलाल वड़ाइच ये थे मिनिस्टर थे, वो अभी इमरान खान को मिले हैं और उन्होंने इमरान खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। बिलाल वड़ाइच साहब तो आ गए, क्या और कोई लोग भी आ रहे थे आपकी तरफ? हाँ जी बिल्कुल, एक पीपल्स पार्टी के भी, ये एक मैं पहले दिन से कह रहा था कि 3 PMLN के, एक पीपल्स पार्टी और एक इंडिपेंडेंट। तो आज अब ये देख लें कि इंडिपेंडेंट हो गए बिकॉज ही वॉज इलेक्टेड इंडिपेंडेंटली। अब एक पीपल्स पार्टी का भी इंशाल्लाह आप अनकरीब सुनेंगे और 3 मेरा ख्याल है PMLN के भी आएंगे। सिफ्तान खान साहब ये बताइए कि क्या इस सारे मामले में एतमाद का वोट लेने का मामला जो है, इसमें क्या कोई गैर सियासी कुव्वतें भी इन्वॉल्व हैं? आपको कोई ना नज़र आने वाली कुव्वतें भी नज़र आ रही हैं कि वो कोशिश कर रही हों कि चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ना ले सकें? ये अब अदम एतमाद तो ना रह गया ना जी, अब ये एतमाद रह गया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। तो इंशाल्लाह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हम पॉलिटिकल लोग हैं, PDM वाले अपनी जगह कोशिश करेंगे, हम अपनी जगह, बट जो मेरा ख्याल है हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बड़े कंफर्टेबल तरीके से इंशाल्लाह ले जाएंगे। कुछ लोगों ने चेयरमैन साहब को ये शिकायत की है। आज हमारे से पहले KPK वालों की मीटिंग थी, उन्होंने भी शिकायत की और पंजाब से भी कुछ लोगों ने कहा है। अच्छा, ये जो प्रेशर तो आप पर आ रहा है, क्या मरियम साहबा जिस तरह वापस भी आ रही हैं, उनको अब अहम जिम्मेदारी, सीनियर नायब सदर बन रही हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, तो आप ये बताइए कि क्या मरियम के आने से तहरीक इंसाफ के लिए कुछ चैलेंज वगैरह है? जी अच्छा, ये बताइएगा सिफ्तान साहब इस सवाल के साथ कि आप हाउस के कस्टोडियन हैं, और क्या आपने सोचा हुआ है कि किस तरह से आपने डील करना है अगर अभी एक कानूनी महाज भी आपके आगे है, अदालत में आप केस गया हुआ है अभी, तो वहाँ पर अगर जो आपकी सोच है उसके बरक्स फैसला आता है, तो आपने कोई प्लान्स बनाए हुए हैं, फिर क्या करेंगे? जी, हमने ABC 3 बातें रखी हुई हैं कि अगर अदालती फ़ैसला, अब ये देखें अदालती फ़ैसले के बारे में कोई प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता, ये तो ऑनरेबल कोर्ट्स की मर्ज़ी है कि वो जो भी कानून के मुताबिक, ये उनकी डिस्क्रिशन है कि जो भी कानून के मुताबिक वो फ़ैसला करेंगे, ठीक है। बट हमने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कि अगर इस तरह का फ़ैसला आया तो इंशाल्लाह यूँ करेंगे, अगर इस तरह का आया तो यूँ करेंगे, और ABC और अगर C पे आया तो इंशाल्लाह हमारे पास उसके रास्ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कानून और कायदे के अंदर रहते हुए, जिस तरह आपने कहा है कस्टोडियन ऑफ द हाउस, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे या रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पंजाब असेंबली 1997 को वायलेट करे। देखें, जब गवर्नर साहब ने पहले लेटर लिखा था तो मैंने उस दिन ये कहा था कि गवर्नर साहब थोड़ा सा भूल गए हैं, उन्होंने ये लेटर गलत लिखा है। उसके जवाब में मैंने एज स्पीकर लेटर लिख दिया, फिर उन्होंने लेटर लिखा तो मैंने फिर उनको जवाब दिया कि सर आप ये कॉन्स्टिट्यूशन को, ये पैरा आर्टिकल्स पढ़ें, रूल्स प्रोसीजर 1997 का जो पंजाब असेंबली का है उसको पढ़ें, आपको क्लियर फील हो जाएगा कि आप गलती कर रहे हैं। तो उन्होंने डिसमिस कर दिया चौधरी परवेज़ इलाही की। अभी तो चौधरी परवेज़ इलाही पे तो वो लेटर गया ही नहीं था, वो तो अभी मेरे पास था, मैंने भेजना था। तो और फिर जो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने फैसला दिया तो सर गाजी साहब, उसामा गाजी साहब, आप ये देखें कि फिर मेरा मौक़िफ़ तो दुरुस्त हुआ ना। मैं तो कहता था ये गवर्नर साहब ने ये गलत लिखा है, तो अदालत ने भी तकरीबन उसके साथ का ही फैसला दिया। सिफ्तान खान साहब ये बताइएगा कि एतमाद का वोट लेने का जो प्रोसेस है मुकम्मल होगा, और क्या ये एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बली तहलील कर दी जाएगी? एतमाद का वोट जो है वो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। अब हमारे रास्ते में एक कानूनी रुकावट भी आ गई कि हमारा केस चला गया ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में,
तो इंशाल्लाह जैसे ही ये हाई कोर्ट में हमारा मतलब ईदर वे डिसाइड होता है, अगर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डिसाइड होगा तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे, एतमाद के वोट के साथ हम असेंबलीज डिज़ोल्व। और फिर उसामा साहब, मैं एक सवाल करता हूँ कि महीने तो रह गए 5-6, हम कौन सा कोई मिड टर्म इलेक्शन में जा रहे हैं, या मतलब ये 3-4 महीने के बाद तो वैसे ही लोगों ने कैंपेन पे निकल जाना है। और 11 अगस्त से 18 अगस्त के दरमियान तो हर कोई इलेक्शन में चला जाएगा। तो मतलब अब जनवरी लग चुकी है, तो आगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड दैट्स ऑल। तो मतलब वो भी जिद छोड़ दें। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है पीडीएम वाले, 13 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और जो कि जिनके नज़रिया नहीं मिलता, जो एक दूसरे की शक्ल को देखना गवारा नहीं करते थे, वो बुग़्ज़ इमरान की वजह से इकट्ठे हो गए। तो अब वो भी जिद छोड़ दें, हम भी जिद नहीं करते, आए कॉन्सेंसस बनाते हैं और एक डेट इलेक्शन की रख के और हम अवाम के पास जाएं। देखें, बात यह है कि जो अवाम के पास जाने से घबराता है तो फॉल्ट तो उनमें आता है ना। हम तो नहीं घबरा रहे, हम तो चाहते हैं हम अवाम के पास जाएं। अगर अवाम हमें रिजेक्ट करती है, हमें वोट नहीं देती, तो हम चुप करके बैठ जाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। कोई कह रहे जी MQM के धड़े इकट्ठे हो रहे हैं, भाई हो रहे हैं तो हो जाएं। इंशाल्लाह कराची से फिर भी और हैदराबाद से, मीरपुर से इमरान खान जीतेगा। कोई कह रहे हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, उनके प्लेटलेट्स ठीक हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनके प्लेटलेट ठीक हो गए वो भी आ जाएं, वो भी अपने जलसे करें, लोगों को अपना मैनिफेस्टो दें, लोगों को अपना मंशूर दें, हमारे चेयरमैन भी दें। और आवाम की मर्ज़ी है, जिसको आवाम की तो आपने महंगाई की वजह से कमर तोड़ के रख दी है, तो आप डरते तो इस वजह से हैं कि आप आवाम के पास नहीं जाना चाहते। तो इलेक्शन सबको तैयारी तो करनी चाहिए, लेकिन मरियम साहबा वापस आ रही हैं, उनको अहम जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, आपके लिए चैलेंज हो सकती हैं? जी बिल्कुल। मरियम बीबी ने गिलगित और बल्तिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े जलसे किए थे, आज़ाद कश्मीर में भी बहुत बड़े बड़े जलसे किए थे। रिज़ल्ट आपके सामने है, आपके सामने है रिज़ल्ट। ये जो हमारे उसामा साहब, ये जो हमारे बाई इलेक्शन हुए थे 20 सीटों पे, तो उस वक्त भी PMLN की कैंपेन को आपको याद होगा, लीड मरियम बीबी कर रही थी ना, और हमारे चेयरमैन कर रहे थे। तो 20 सीटों से 15 हम जीत गए, 5 वो जीते। तो फिर आप इसके रिजल्ट तो आपके सामने ही है, इसमें मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। देखें ना, रिजल्ट खुद बोलता है। और माइंडेड हम उस वक्त ऑपोजिशन में भी थे जब ये 20 सीटों का इलेक्शन हुआ पंजाब वाला। आपको याद होगा, हमजा शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, हम तो ऑपोजिशन में थे, मैं उस वक्त ऑपोजिशन लीडर था पंजाब का। तो रिजल्ट आप सिप्टेम्बर ये कि वज़ीराबाद में जो इमरान खान साहब पर हमला हुआ, उसके बाद आप अभी तक आपकी हुकूमत DPO को तब्दील नहीं कर सकी, तो उस हुकूमत का क्या फ़ायदा जो अपने लीडर पर होने वाले हमले के बाद आज़ादाना तहकीकात भी ना करवा सके? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट हमारी थी, लेकिन हम उस तरह की तहकीकात नहीं करवा सके जिस तरह के हमारे एक आम बंदा हो ना जी, मुद्दई। तो पुलिस कहती है कि नहीं, आप मुद्दई का मौक़िफ़ ले आए, बाद में गुनाहगार होना, ये बात की बातें हैं। तो ये तो ही इज़ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2 ही इज़ हेडिंग दैट पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर, जो अवाम के दिलों वाली पॉलिटिकल पार्टी है। ही इज़ चेयरिंग दैट पार्टी। उसके अलावा अगर इन दोनों बातों के अलावा भी हम नहीं कर सके तो फिर कोई बात नहीं है, अल्लाह इंसाफ देगा इंशाअल्लाह। फिर मैं यही कह सकता हूँ, उसामा गाजी साहब, व्हाट एल्स कैन आई से। बहुत शुक्रिया सिप्तेन खान साहब, स्पीकर पंजाब असेंबली, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक का चूँकि वक्त हो रहा है, न्यूज़ अपडेट्स हैं और उसके बाद हम आरफी नामा में बात करेंगे। MQM और पीपल्स पार्टी में दूरियां बढ़ रही हैं, अब तो पीपल्स पार्टी कच्चे चिट्ठे खोल रही है MQM के। ये क्यों हो रहा है, क्या होगा, हम बात करेंगे इस पर, नूर आरफीन से जानेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। पता चला। MQM और पीपल्स पार्टी में दूरियां बढ़ रही हैं, अंदर की कहानी असल में क्या है, आरफीन नामा में आरफीन से जानते हैं। जी आरफीन।
जी उसामा भाई, मैंने ये टाइमर ऑन कर लिया है। अब आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अपने मुकर्रर वक्त पे खुद ही रुक जाऊंगा। महाजिर लोग सीट बेल्ट बांध लें, इसलिए कि उनके मसीहा सरे बाज़ार नंगे कर दिए गए हैं, और इसे कहते हैं तुरुप का पत्ता जो खिला है बिलावल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। MQM को जितना रोटी मानी टुक्कर खाने का मौका, यानी हराम खाने का, सीधा सीधा हराम खाने का मौका जितना MQM को इस वक्त मिला है, वो सारी तफसीलात जारी करके MQM को और MQM वालों को कहीं मुंह ना दिखाने की जो है वो आज़ादी इन्वर्टेड कॉमास में फ़राहम कर दी है भुट्टो वालों की इस सरकार ने, और अपने सुच्चल सियासी होने का सबूत भी दिया है। वेल प्लेड। अब ज़रा गिनते चले जाइए, वो जो महाजिरों के दुखों में आंसू बहाते हैं, वो जो नारी वाला गवर्नर है, और ये सारे जो है कि जी हमने शोहदा और लवाहिकीन और लावारिस और फलाना, उनको कितना रिलीफ दिया है, मैं अब आपको बताने के लिए जा रहा हूँ जी। फ़ायदा नंबर 1 जो महाजिरों के नाम नेहाद मसीहाओं ने वसूला, सूबाई बजट में MQM की स्कीम्स शामिल की गई। सूबाई बजट में MQM की स्कीम्स शामिल की गई तो शहर उधड़ा हुआ क्यों है? शहर का कोई एक इलाका जहां इन बेशर्मों का कोई एक आदमी कहीं भी रहता है, किसी एक की कारपेटिंग क्यों नहीं हुई? कहीं एक कोई वाटर सैनिटेशन प्लांट क्यों नहीं लगा? कहीं कोई एक डिस्पेंसरी क्यों नहीं मिली? ये अपने घर लेकर के जा रहे हैं सूबाई स्कीम्स का पैसा। फायदा नंबर 2 अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी विफाकी वजीर बना दिए गए। जाहिर है महाजिर शोहदा शहीद क्यों हुए? इसलिए कि ये 2 लोग जो हैं वो वजीर बन जाएं, ऐसे तो शायद क्लर्क भी नहीं बन पाते बेचारे। गवर्नर सिंध को MQM के कहने पे लगाया गया है। इससे बड़ा झूठ इस दौर में नहीं बोला जा सकता। गवर्नर सिंध एस्टेब्लिशमेंट की अता करदा है, ये MQM का सिर्फ कांदा इस्तेमाल हुआ है। ये बात मैं अपने जूते की नोक पे रखता हूं। आगे बढ़ते हैं। मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफा MQM के कहने पर लिया गया। यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। और डॉक्टर सैफुर रहमान को भी MQM की रिकमेंडेशन पे लगाया गया। 3 अजला में एडमिनिस्ट्रेटर MQM के लगाए गए जो अब हटा दिए गए हैं। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर वो मैं बता चुका। आगे सुनिए और सर दुनिए। पीपल्स पार्टी की सिफारिश पर MQM के 6 अरकान को विफाक में अहम ओहदे दिए गए। MQM के अरकान हैं कौमी असम्बली अबू बकर किश्वर जहरा, कायमा कमेटियों के चेयरमैन हैं। MQM अरकान कौमी असम्बली उसामा कादरी साबिर कायम खानी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। MQM की ही सिफारिश पर सादिक इफ्तिखार को वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी बनाया गया। आगे सुनिए। पब्लिक सर्विस कमीशन में MPA जावेद हनीफ ने अपने भाई को मेंबर बनाया। और सुनिए, आरिफ हनीफ और अब्दुल मालिक गौरी MQM की सिफारिश पर मेंबर बना दिए गए। और सुनिए, इत्तेहाद के बाद कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड KWSB में MQM रहनुमाओं के रिश्तेदार अहम तरीन मनासिब पर रहे। तो मेरे भाई, किसी एक शहीद, किसी एक बेवा को कोई नौकरी मिली? मैं उन गधों से बात कर रहा हूं जो महाजिरिज्म के नाम पे लूटे जाते हैं। मैं खुद महाजिर हूं और आज मैं तुम्हें यह टाइटल दे रहा हूं। मुझे बताओ कि जो तुम्हारे वोटों के नाम पर यह धंधा कर रहा है, मौलाना मुस्तफा कमाल के पास जाकर के जो उनको बगलगीर होने की कोशिश कर रहा है। आफाक अहमद ने अपने पॉलिटिकल कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे दिया जब उसने नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया खालिद मकबूल को। उनने कहा कि मैं अपने लौंडों को भेज दूंगा आपके पास, वो कल एहतजाजी मुजाहरे में तालियां बजा देंगे, बस चलो निकलो। कल जब आप गए थे हाफिज नईम के पास तो उन्होंने भी कहा कि भाई पहले जो काम करने का है वो करो, इलेक्शन पोस्टपोनमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। आज इस वक्त मुजाहरा हो रहा होगा। और यहां क्या हो रहा है? पाक सरजमीन पार्टी का अभी तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं कहा। तो फिर क्या हकीम मुरसलीन ने कहा था कि ये इत्तेहाद होना चाहिए? महाजिर अवाम जो महाजिरिज्म के नाम पर वोट डालते हैं, उनको ये पता चलना चाहिए कि ये आमिर खान, ये खालिद मकबूल, ये फैसल सब्जवारी, ये अमीनुल हक, ये फलाने फलाने, ये जो लैंड क्रूजर्स में घूम रहे हैं, ये जो इतने बड़े बड़े कारोबार जमाए बैठे हैं, ये मेरिट पे नहीं है, ये मेरे और तुम्हारे हिस्से की दौलत है। ये वो लुकमा है जो मेरे और तुम्हारे बच्चों का मुकद्दर बनता। लेकिन ये मनहूस जमहूरियत, इसकी वजह से ये टाई सूट वाले बाबू बन के बैठे हैं। तुम्हारा वो मेयर जो 4 साल तक इख्तिदार का झूला झूलता रहा और इख्तियारात का रोना रोता रहा, फूलों की नुमाइशें करता रहा, गुले दाऊदी की नुमाइश में जाता रहा। एक सड़क बनाई उसने। डिफेंस के कितने बड़े महल में रहता है, किसी ने देखा है? जो 120 गज के 80 गज के क्वार्टर्स में रहता हो। आंखें खोलो, आंखें खोलो, खुदा का खौफ करो यार। जी सही, बिल्कुल ठीक। अब देखिए, अब तो बिलावल भी मैदान में आ गए हैं,
तो अब भी MQM पुरानी तनख्वाह पर ही काम करती रहेगी, लगता तो ही है। वो किसी सूरत शायद इत्तेहाद से अलहदा कभी भी नहीं होंगे, जितने मर्जी उनको जूते पड़ जाएं, जितना मर्जी झंझोड़ दिया जाए, जितनी मर्जी ये फैक्ट सामने लाए जाएँ। आते हैं इनसाइड स्टोरी पर। सिद्दीक जान, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में हम देख रहे हैं अरशद शरीफ शहीद केस चल रहा है, सू मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया, क्या अब उसमें डायरेक्शंस नज़र आ रही हैं? देखें, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये 5 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है। आज 4-5 चीज़ें बहुत अहम थी। एक तो जो अरशद शरीफ साहब की अहलिया हैं, उन्होंने सुमैया साहिबा, उन्होंने आज JIT के 2 मेंबरान पर अदम एतमाद का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि ये उन मुल्ज़मान के सबऑर्डिनेट हैं जो जिनको हम अरशद शरीफ के कत्ल में नामजद कर चुके हैं। तो उन्होंने उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये इंसाफ करेंगे। उस पर चीफ जज और उन्होंने 3 नाम दिए कि इन 3 नामों को JIT में शामिल किया जाए। अरशद साहब की अहलिया ने जो 3 नाम दिए उनमें एक AD ख्वाजा साहब का नाम था, एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब का नाम था और तीसरा नाम था लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हारून असलम साहब। उनकी जो अरशद साहब की अहलिया का ये कहना था कि इनको शामिल किया जाए JIT में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रिटायर्ड लोगों को तो शामिल नहीं कर सकते और जो AD ख्वाजा साहब हैं वो IG लेवल के हैं और ये भी नहीं पता कि आजकल वो कहाँ पर हैं, तो आप इनको करने दें। हम इस सारे मामले को देख रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, अगर कहीं पे आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो हम ज़रूर उसको देखेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि जो इसके 3 फेजेज़ हैं, जाजुल एहसन साहब ने कहा, एक फेज़ है कि अरशद शरीफ साहब, एक है पाकिस्तान से रिलेटेड, एक है दुबई से रिलेटेड, एक है कीनिया से रिलेटेड। जो पाकिस्तान से रिलेटेड है कि वो किन हालात में यहाँ से गए, वो तो पाकिस्तान का मामला है, तो उसको तो आप कंक्लूड करें। तो उस पर हुकूमती वकला ने टाइम तो नहीं दिया कि कब तक कंक्लूड करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको आप कंक्लूड करें और यहाँ पे जो कुछ FIRs हुई ये सारे का जायजा लेकर अपना ओपिनियन फॉर्म करें। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि जब तक आप अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं करेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने पाकिस्तान के हवाले से अपना काम मुकम्मल कर लिया है। फिर आज एक और चीज़ की निशानदेही हुई और यह बहुत बड़ा इंकशाफ था कि जब ये स्पेशल JIT बनी तो फौरी तौर पर इस JIT ने हुकूमत को लिख दिया कि MLA भेजा जाए, कीनिया की हुकूमत को, लेकिन ये कल MLA भेजा गया है। 20 दिन पहले जो चीज़ होनी चाहिए थी वो कल की गई। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत ताख़ीर की गई है, हुकूमत को ये ताख़ीर नहीं करनी चाहिए थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि जहाँ भी ये जो JIT ने जाना है यहाँ से काम मुकम्मल करके जाएँ, ऐसा ना हो कि सिर्फ चक्कर लगा के आ जाएं, पैसे भी ज़ाया हों। और हुकूमत को आज दोबारा डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि इसमें कोई सुस्ती ना की जाए। और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि हम इस मामले को बहुत गौर से देख रहे हैं और बहुत संजीदगी से देख रहे हैं और हम इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं इस सारे मामले को। उमर बंदियाल साहब ने भी कहा कि ये इंसानी हकूक़ का मामला है, हुकूमत की और बहुत तरजीहात होंगी, लेकिन इस मामले को भी हुकूमत अपनी तरजीह में रखे। और साथ ही मोहम्मद अली मज़हर साहब ने आज यही सवाल किया कि वो उस MLA का कब तक जो है वो जवाब आएगा और सारी चीज़ें इनको क्लियर करके जानी चाहिए, ये ना हो कि ये टाइम का ज़िया हो। तो आज जमाल खान मंदोखेल साहब ने जो है वो रिमार्क्स दिए जब अरशद शरीफ साहब की अहलिया ने 2 मजीद दफ़ात ऐड करने का कहा, 109 और साथ उन्होंने 780 की जिक्र किया। उस पर पहले तो उमर बंदियाल साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि ये किसी भी स्टेज पर ये दफ़ात शामिल हो सकती हैं अगर मटेरियल आ जाए। अभी JIT को काम करने दें, जब कोई ऐसा मटेरियल सामने आएगा तो ये दफ़ात भी ऐड हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि दफ़ात ऐड नहीं हो सकती। और जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि इसीलिए तो JIT बनाई गई है कि JIT पता लगाए कि वो कौन थे जिन्होंने ये साजिश तैयार की, वो कौन थे जिनकी वजह से अरशद शरीफ को बाहर जाना पड़ा। तो ये सारे मामला तो JIT ने देखने हैं। तो ये सारा जो मामला है इस पे आज बहुत अहम रिमार्क्स भी आए और सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले को देख भी। एक और जो चीज़ रिपोर्ट हुई थी कि JIT को पैसे नहीं हुकूमत दे रही थी कि वो बाहर जा सकें, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़ेह किया है कि हुकूमत पूरा तामुन करे। और ये भी कह दिया गया है जो स्पेशल JIT है उसके सरबराह को कि अगर आपको कहीं पे कोई सपोर्ट चाहिए तो आप अदालत में आकर बता सकते हैं। गो कि आप इसकी समाअत फरवरी के पहले हफ्ते में होगी क्योंकि अभी JIT जाएगी। और ये भी पता चला ये जो हुकूमत की जानिब, ये जो JIT की जानिब से कहा गया कि जी हमें कीनिया ने कहा है कि क्रिसमस की छुट्टियां आप क्रिसमस के बाद हैं, तो उस पर मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने, कि आपने तो लेटर ही कल भेजा है, तो आपको किसने कह दिया कि आप जो है वो छुट्टियों के बाद हैं। तो आखिर में ये भी कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल साहब ने कि अरशद शरीफ साहब की कुछ आइटम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी तक रिकवर नहीं हुई, तो वो भी आप MLA में स्पेसिफिक लिख के भेजें कि ये चीज़ें मिसिंग हैं। क्या वो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हैं, क्या वो वहाँ की पुलिस के पास हैं, या वो जो है वो जो 2 भाई हैं खुरम और वकार उनके पास हैं, लेकिन वो चीज़ें भी रिकवर करें। तो आज सुप्रीम कोर्ट के इसमें रिमार्क्स भी बहुत अहम थे। और सुप्रीम कोर्ट इसमें ये भी आपको बताता चलूँ कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने यह भी कहा कि हम चाहें तो हम तहकीकात में मुदाखलत कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप आज़ादाना जो है वो शफाफ इंक्वायरी करें, तहकीकात करें, और हम मुदाखलत करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम अभी आपको मौका दे रहे हैं कि आप खुद कितनी शफाफियत के साथ सारी चीज़ें करते हैं। अगर आप इसको उस तरह से नहीं करेंगे जिस तरह से करना चाहिए तो फिर अदालत डायरेक्शन भी देगी और वो चीज़ें करवाएगी जो कि होनी चाहिए।
ठीक, ब्रेक है जी, और ब्रेक के बाद हम वायरल स्टोरी पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल अब ताक कर हमले कर रहे हैं, बदले ले रहे हैं मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से, और कह रहे हैं कि जी चूँकि वो नवाज़ शरीफ साहब की बेटी के ससुर हैं इसलिए वो हमेशा आगे आ जाते हैं और अपने अलावा किसी को वज़ीर ख़ज़ाना नहीं देख सकते। इमरान खान की भी तारीफ़ की है मिफ्ताह इस्माइल ने। हो क्या रहा है, ब्रेक के बाद बात होगी। अब पता चला। पता चला। मिफ्ताह इस्माइल राज खोलते चले जा रहे हैं, इसहाक डार को एम्बैरस कर रहे हैं। यही बात हम वायरल स्टोरी में आज डिस्कस करेंगे। मिफ्ताह साहब कहते हैं कि जी 6 माह तक इसहाक डार ने मेरे खिलाफ मुहिम चलाई और कहा कि जी $160 रुपये तक डॉलर को ले आऊँगा। इसहाक डार नवाज़ शरीफ के करीब थे, इनका बेटा नवाज़ शरीफ का दामाद है। कहते थे डॉलर और पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, नवाज़ शरीफ साहब को ये कहते थे। शहबाज शरीफ मेरी कारकर्दगी से मुतमईन थे। लंदन बुलाया गया मुझे, 12 लोगों के सामने वजारत से निकाला। ये सब इज़्ज़त के साथ नहीं हुआ। कहते हैं जी इमरान खान, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि एक बड़े सियासतदान है, एक अच्छा सियासतदान है। सियासी बयानियाँ बनाने में कोई सियासतदान इन तक नहीं पहुँच सकता। अब नूर आरफीन, ये तो मिफ्ताह साहब जो हैं वही अब अगर है कि इसहाक डार सबके लिए काफ़ी हैं। नौकरी जाने के बाद तो सच सियासतदान और सरकारी मुलाजिम दोनों ही बोल रहे होते हैं ना। नौकरी जाने के बाद बोलने वाला सच, फ़ायदा क्या है उसका? पहले बोला होता तब मैं मानता कि हाँ आप वाकई हैं कोई शेर नर, बहुत बड़े तवंगर है। लताइफ सुनाने का सीज़न है मेरे भाई, लताइफ हर आदमी सुना रहा है, तो मिफ्ताह इस्माइल क्यों पीछे रह जाएं? शहबाज शरीफ ने आज क्या कौमी राज अफशा किया है? उन्होंने कहा वाकई महंगाई बहुत हो गई है, हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। अब आप बताइए, वक्त का वज़ीर आज़म अग्री कर रहा है लेकिन आगे कुछ नहीं कर रहा, अवाम को रिलीफ नहीं देना, अग्री करना है कि हाँ वाकई महंगाई हो गई है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर मेरी गिरफ्तारी रोकनी है तो लोग तुर्की की एर्दोगान की तरह सड़कों पर आ जाएँ। तुर्की के एर्दोगान का अलिफ भी थे आप। एर्दोगान को देख करके कई लोग खुदकुशी से बाज आ गए, आपको देख करके कई लोग खुदकुशी पे तुले बैठे हैं। मतलब खुदा का खौफ करें यार, आपने तीर कौन सा चलाया? बाजवा साहब उस वक्त आपको बड़े अच्छे लगते थे, बड़े हैंडसम थे, वो बड़े जमहूरी डेमोक्रेटिक सोच थे। अगर वही बयानात चला दिए जाएं तो मुझे बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आज पता चला है कि वो बाजवा साहब तो कोई सीरियल किलर माज़अल्लाह निकले। मुल्क की आर्मी का चीफ, आर्मी लोगों को प्रोटेक्शन दे रही है, आर्मी जानों की कुर्बानियाँ दे रही है, और आर्मी का चीफ इमरान खान की जान लेना चाह रहा है। ये मुमकिन है? एट द सेम टाइम आर्मी का चीफ अगर किसी की ज़िंदगी लेना चाहे तो कौन मर्द का बच्चा है भाई इस रियासत में या किसी भी रियासत में कि उसको बचा सके? इमरान खान साहब अपने मिशन पे हैं। इसी तरह मिफ्ताह इस्माइल को मेरा ख्याल है टिकट चाहिए होगा पीटीआई का, किसी ने लाइन कराई होगी, वरना यही सारे सच उन्होंने पहले क्यों नहीं बोले? जिस वक्त वो कुर्सी पर बैठे हुए थे उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये सिर्फ उसके सुसर होने की वजह से, वो समधी होने की वजह से नवाज शरीफ के और इनकी दिहाड़ी जो है वो लगती रही है? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि इनके पास डॉलर रोकने का कोई मीज़ान नहीं है, कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि जो ये मुझे वो कर सकें? उनको उस वक्त ख्याल है 12 आदमी के सामने बुला करके आपको इस तरह से बेइज्जत किया गया, आपका इस्तीफा लिया गया। इस तरह से तो कोई अपने चपरासी को नहीं निकालता जिस तरह मिफ्ताह इस्माइल को निकाल दिया। ठीक, आपकी गैरत उस वक्त आपके जूतों के जरिए से निकल गई थी बाहर, आपको पता नहीं चल रहा था कि बारात कहाँ जा रही है। तो मेरे भाई, जिस वक्त आप मैदान जंग में खड़े हैं ना, आपको गोलियां उस वक्त चलानी होती हैं। रिटायर होने के बाद तो सरकारी मुलाजिम सच बोलते ही है, वजीरों का ईमान उस वक्त तो जाग ही जाता है जिस वक्त वो वजीर नहीं रहते। ये कौन सा पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में लतीफ़ा हमने सुना है? सही, लेकिन साथ हम देख रहे हैं इसहाक डार तो अभी भी वज़ीर ख़ज़ाना है। वो कह रहे हैं मिफ्ताह ने किया क्या है, जवाब नहीं देना चाहता, बातें करना आसान है, वो करके क्या गए हैं? मुझे याद है सिद्दीक जान, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, और ये जब सारा रजीम चेंज का हुआ तो मिफ्ताह साहब कहते थे मैं 12 रुपये का यूनिट करूँगा, ये 16 रुपये में इमरान खान दे रहा है बिजली का यूनिट, ये बहुत महंगा है, तो हम 12 रुपये कर देंगे। और उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाने वाली है, आप इन्वेस्ट कर दो जितना करते हैं। वो पता चला जी वो क्रैश ही कर गई है। वो जो 16 का यूनिट मिलता था इमरान खान के दौर में, अब वो 50 के करीब पहुँच चुका है, और 12 का इन्होंने क्या करना था। तो मिफ्ताह साहब की अपनी भी कारकर्दगी जो थी वो कोई कमाल तो नहीं थी, लेकिन इसहाक डार साहब ने तो बिल्कुल ही लुटिया डबो दी है। और ये आपस की जो लड़ाई है पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी। कुछ लोग कहते हैं शायद ये मिफ्ताह साहब को शो कॉज नोटिस हो जाए नून लीग की तरफ से। देखें, शोकॉज नोटिस उनको करें ना करें, लेकिन इनको लाने वाले जो हैं उनको ये देखना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान की मुईशत चल रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो कि इस वक्त
6-7 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं, जो कि UAE भी जाएंगे, सऊदी अरब का भी दौरा है। तो उनको कहा जा रहा है कि जी आप सऊदी अरब को कहें कि जी हमें हमारी मदद करें, दोस्त ममालिक को कहें कि हमारी मदद करें और उनसे हमें पैसे लेके दें। दूसरी तरफ यहाँ पे जो मुईशत चलाने वाले हैं, जो जिस जमात के पास इक़्तिदार है, उनके जो साबिक वज़ीर ख़जाना है और जो मौजूद हैं, उनके दरमियान आप देख लें, एक ने पहले का, और हमने स्टोरी भी की थी अपने प्रोग्राम में, जब इसहाक डार साहब ने यह कहा था कि मिफ्ता इस्माइल टाफियों की फैक्ट्री तो चला सकते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चला सकते। और इसहाक डार साहब ने एक खबर को ट्वीट किया था, जिस खबर में यह था कि जिसने भी मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना बनाया है, या तो उसको मीशत की ABC नहीं पता, या वो जानबूझ के पाकिस्तान की मीशत को तबाह करना चाहता है। अब जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, जो वो कह रहे हैं वो आपके सामने, और एक ज्यादती तो हुई थी कि देखें उनको लाए, उनसे फैसले करवाए, और उसके बाद जब उस वक्त इनको ये नजर आया था कि आप थोड़ा सा हम रिलीफ दे सकते हैं, इन्होंने पहले 1.5-2 माह पेट्रोल कीमतें कम नहीं की थी, फिर इसहाक डार साहब को लाए, उनसे कुछ चीज़ें कम करवाई, और मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि अंकल इसहाक डार आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और साथ ही जो इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने आपने देखा था कि किस तरह धमकियां दी थी कि IMF को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, IMF को ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या हुआ? क्या IMF से हमारी डील हो गई है? क्या IMF से मुझे जो किस्त मिलनी थी वो नहीं मिल गई है? इस वक्त जितने भी माहिरीन मुईशत हैं उनका आप सुनते हैं तो सब ये कह रहे हैं कि हम तेज़ी से जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। कुछ का ख्याल यह है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं, कुछ कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा इंशाल्लाह, लेकिन ये सब मानते हैं कि हम मुआशी तौर पर जा तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, कुछ चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, और ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो हम पहले भी मैंने कहा था कि दोनों फैसला करके बता दें कि किसने मुईशत तबाह किया, क्योंकि दोनों का ताल्लुक तो नून लीग से ही है। और जो मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब जो फैसले कर रहे थे वो अकेले तो नहीं कर रहे थे, वो तो काबीना के सामने रखते थे, वो तो शहबाज शरीफ साहब के सामने रखते थे, और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब के सामने रखते थे, उसमें सब ऑन बोर्ड होते थे। ये मरियम नवाज साहबा का तरीका है कि मिफ्ता इस्माइल पे सारा गंद डाल दो कि उसने तबाह और बर्बाद किया है, और कहो कि अब इसहाक डार आए हैं तो, लेकिन वो पहले इतनी तबाही कर गए मिफ्ता इस्माइल कि अब बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि जो इसहाक डार साहब हैं उनका ताल्लुक मरियम नवाज और नवाज शरीफ ग्रुप से है, और मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनका ताल्लुक शहबाज शरीफ ग्रुप से है, लेकिन है तो दोनों नून लीग का हिस्सा। और जो इसहाक डार साहब हैं वो मिफ्ता इस्माइल साहब पे जो इल्ज़ामात लगाते थे, तो आप बताएं ना उन्होंने खुद क्या किया है। वो कहते थे कि मुझसे बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं है। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मुख्तदर हल्के हैं उनके अंदर जो इसहाक डार की पॉलिसीज़ हैं उस पर तशवीश जो है वो शुरू हो गई है, परेशानी शुरू हो गई है, उन्होंने घबराना शुरू कर दिया है कि ये जो डॉलर इन्होंने फिक्स रखा हुआ है और जो मुईशत के साथ कर रहे हैं, तो बहरहाल उधर घबराहट शुरू हो गई है। अब उस घबराहट का किस हद तक इजहार कर पाते हैं, नहीं करते, खामोश रहकर और इस सारी तबाही और बर्बादी को देखते रहते हैं, ये फैसला उन्होंने करना है। लेकिन घबराहट और परेशानी शुरू हो गई है, उनको नजर आ रहा है कि इसहाक डार की जो पॉलिसीज़ हैं वो मुल्क को किस तरफ लेकर जा रही हैं कि इस वक्त जो डॉलर है वो ओपन मार्केट में ब्लैक पर मिल रहा है 260-262 रुपए पे, और कुछ जगहों पे 270 रुपए का मिल रहा है। तो पता नहीं इसहाक डार साहब किस खुशफहमी में बैठे हैं, और यही आस और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आर्मी चीफ वहाँ से इतने पैसे ले आएंगे, UAE से जाके इतने पैसे ले आएंगे, कतर से इतने पैसे ले आएंगे, मतलब वो पैसे लेके आते रहेंगे, हम काबीना बढ़ाते रहेंगे, हम लूट मार करते जाएंगे। और जो एक नई तरमीम इन्होंने की नैब के कानून में कि अगर किसी ने 10 साल पहले भी प्ली बार्गेन में अरबों रुपए दिए थे तो वो आज एक सिंपल सी दरखास्त दे के और वो अरबों रुपए वापस ले सकता है, और अगर किसी ने डॉलर में पे किए थे तो वो डॉलर में वापस ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने चल रही हैं, इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन असल बात तो यह है कि आम आवाम के साथ क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, वो देख लें आप। मुर्गी की कीमत आप देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और बाकी सूरत हाल भी आपके सामने सही है। आटा भी कहाँ तक से कहाँ चला गया। अब नूर आरफीन, क्लोजिंग से पहले अब ये खबर आ गई कि नॉन कस्टम पेड जो गाड़ियाँ हैं, कहा गया है कि वो ज़रा पकड़ें और हवाले करें, क्योंकि काबीना के लोगों को चाहिए। इसी दौरान में जब हम बात कर रहे हैं इसहाक डार और मिफ्ता की, तो अब मरियम साहबा आ रही हैं। लगता है उनके चचा नाकाम हो गए तो मरीम साहब आ रही हैं और कहती हैं मैं चीज़ें संभालूंगी, तकनीकी बुनियादों पर हम आगे बढ़ेंगे। उनके बेटे भी आ रहे हैं मुस्तकिल पाकिस्तान में अब सेटल होने के लिए, तो अब वो लेकर आगे चलेंगे पाकिस्तान की सियासत को, और बड़ा बेहतरीन हो सकता है। अब सिर्फ सर्जरी करवाने वो जिनीवा गई अपने वालिद के साथ, और उनकी भी कुछ वहाँ पर शायद मुलाकातें हैं और उन्होंने चेकअप भी करवाना है, तो आकर फिर वो मुल्क की सर्जरी करके हो सकता है मरीम साहबा कुछ बेहतर कर दें, या अब उनसे भी कोई उम्मीद ना रखें हम। नहीं, मैं तो उन गधों में शामिल नहीं हूँ कि जो किसी से भी उम्मीद रखता है। मुझे पता है कि सब टाइम पास है, मैंने तो कोई उम्मीद नहीं रखनी है। हाँ, मरियम साहिबा वो अपना महंगा सा वो कौन सा पता नहीं जिन्नाती नाम था, आपने लिया था, मुझे तो उस वक्त भी नहीं आया था जब अखबारात में छपा था, वो जो इंडस मोटर के CEO ने इनको दिया था। मरियम साहिबा अपना वो वाला महंगा वाला पर्स उठा लें, वही बड़ी बात है। वो मईशत का बोझ क्या उठाएंगी? मईशत का बोझ उठाने के लिए वो जो बाबा इम्पोर्ट किया है हमने $1,00,000, वो क्या कर रहा है? अभी आपने सुना ना वो सारी तफसील जो सिद्दीक जान ने बताई, वो डॉलर 260 पे पहुंचा करके, और मतलब गज़ब खुदा का हम कहाँ खड़े हैं। आटा अभी थोड़ी देर पहले सिद्दीक जान की ही ज़ुबानी सुन रहे हैं हम कि आटा जो है वो अब वो भी टाइट हैं,
और कल वो जिनकी खुराक से पूरे मुल्क की खुराक ख़तरे में पड़ी हुई है, उन्होंने बता ही दिया था कि मुर्गी खाना छोड़ दो। तो नादिर और नायाब नुस्खे तो आने शुरू हो चुके हैं। मरियम आएंगी, वो कहेंगी तुम लोग एक काम करो, एक पाँव जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दो ताकि एनर्जीज़ भी बचना शुरू हो जाएँ। ये सब माहौल बनाया जा रहा है मेरे भाई, ये सब माहौल बनाया जा रहा है। अभी इनके मुलाजिम भी आएंगे, अभी इनके बावर्ची भी आएंगे, खानसामा वगैरह सब आएंगे, फिर नवाज़ शरीफ की क्लच प्लेटें भी ठीक हो जाएंगी, फिर वो भी आ जाएंगे। ये अगले सेटअप का माहौल बन रहा है। आप इसमें क्यों बाधा डाल रहे हैं? आप गलत कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई, ऐसा ना करें। लोगों को रिलीफ मिले ना मिले, काबीना को रिलीफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए मुत्तहिदा को रिलीफ बताया ना मैंने, कितना मुत्तहिदा को रिलीफ मिला है। महाजिरों को नहीं मिला तो क्या हुआ जी? अब ये गलती तो महाजिरों की है ना कि जे महाजिर करके वो उनके पीछे चल रहे हैं। उन बेवकूफ़ों को सोचना चाहिए। इसी तरह से इन लोगों को नून लीग को वोट देने वालों को सोचना चाहिए, पीडीएम जमातों के साथ जो लोग खड़े हैं उनको सोचना चाहिए। चले, मुझे लगता है आरफीन, जिस तरह आप बात करते हैं हमेशा, तो कुछ ना कुछ लोगों में काफ़ी दूर पहले से आ गया है। इसीलिए अब ये चाहे MQM हो चाहे PDM हो, कोई भी इस वक्त इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहा। उनको पता है कि इस वक्त लोगों का मूड क्या है, और ज़िमनी इलेक्शन से भी काफ़ी अंदाज़ा हो गया कि इस दफ़ा शायद लोग अब अपने नाम पर ये धंधा नहीं होने देंगे कि उनको कह के रिलीफ और ख़ुद अपने लिए सिर्फ रिलीफ, उनको तकलीफ ही तकलीफ। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।